स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल मानव भक्षी रेत। आधी रात को रेगिस्तान बर्फीली ठंड से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ और बर्फ की दुनिया में चल रहे हों। जब हवा उनके चेहरों पर चल रही थी तो उनके चेहरे दुख रहे थे जो ठंड के कारण सख्त हो गए थे। टीम सुबह होने से पहले ही निकल पड़ी। जब सूरज की रोशनी पहली बार दिखी तो उससे मिलने वाली गर्मी बेहद आरामदायक थी। हालांकि 1 घंटे से भी कम समय में उनके शरीर ने चिलचिलाती गर्मी से शिकायत करना शुरू कर दिया। रेगिस्तान ऐसा ही होता है, वे घूमने के लिए सुखद स्थान थे। यही कारण था कि अधिकांश हंटर रेगिस्तान में जाने से बचते रहे। हार्दिक ने नक्शा निकाला। अगर हम इसी दिशा में चलते रहे तो हमें रेत की एक घुमावदार नदी मिल जाएगी। नदी के निचले इलाकों तक पहुंचने के बाद हम रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच जाएंगे। इसे नदी तो कहा जाता था, लेकिन अब केवल एक गहरी खाई रह गई थी। पानी की एक भी बूंद नहीं बची थी। इसके अलावा चिपचिपी रेत पर चलना बेहद मुश्किल था। रेत की घुमावदार नदी उनकी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसे खोजने में टीम को काफी समय लगा। उन्हें लगभग ऐसा लगा कि वे अपनी दिशा खो चुके हैं। उन्हें बस यहां से नदी के किनारे चलते रहना था, बिना इस बात की चिंता किए कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। दुर्भाग्य से नदी उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। क्या किसी ने देखा कि यहाँ की रेत नरम और चिपचिपी है? अगर हम धीरे धीरे चल रहे होते तो हमारा शरीर धीरे धीरे रेत में धंस जाता। यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक बार जब हम निचले इलाकों में पहुंच जाते हैं तो वहां की रेत दलदल में कीचड़ जैसी लगने लगती है। हमें रेत में धंसने से बचने के लिए एक निश्चित गति से चलना होगा, आदर्श ने कहा। आदर्श ने उस जगह के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की थी, विशेष रूप से घुमावदार रेत नदी के बारे में। क्या हम रेत को ठोकर नहीं कर सकते? नक्श ने टीम के अर्थ मैजिशियनों की ओर देखते हुए पूछा। अर्थ के मैजिशियनों ने अपना सिर हिलाया। यहाँ रेत को नियंत्रित करना बेहद मुश्किल है। हम यहाँ अर्थ वेव्स का उपयोग भी नहीं कर सकते। यह एक समस्या होगी। मैं पहले से ही यहाँ दौड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं रेत में धंस रहा हूँ। तो फिर चलो गति बढ़ाते हैं। 10 से ज्यादा लोगों की टीम ने नदी के किनारे गहरे पैरों के निशान छोड़े। उनके पैर जल्द ही रेत से ढक गए और जितनी ज्यादा रेत उनके पैरों में थी उनके कदम उतने ही भारी होते। थोड़े समय के लिए यह ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन टीम आधे दिन तक नदी के किनारे दौड़ती रही। मुझे एक हाथ दो, मुझे एक हाथ दो, मैं डूब रहा हूं। रसद के प्रभारी एक हंटर ने अचानक टीम के पीछे चिल्लाया। दूसरों ने पीछे देखा तो पाया कि उस आदमी के आधे पैर रेत में गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गड्ढे में गिर गया हो। लाओसी, तुम क्या कर रहे हो? अपनी गति बढ़ाओ। अगर हम अपनी गति बनाए नहीं रखेंगे तो हम सब डूब जाएंगे, अमन ने कहा। मैं कुछ मेरे पैरों को पकड़ रहा है। टीम में से अचानक डूबते हुए आदमी की तरह किसी और ने मदद के लिए चिल्लाया। वह रेत में धंस गया था क्योंकि वह पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था। अगर दूसरे लोग धीमे हो जाते तो वे भी रेत में धंस जाते। उस क्षेत्र की रेत जानलेवा साबित हुई। यह उसमें धंसी किसी भी चीज को लपेट लेती है और उसे मजबूती से पकड़कर रखती ताकि वह बाहर ना निकल सके। इसकी ताकत योद्धा स्तर के प्राणी के जबड़े की ताकत के बराबर थी। यह रेत नदी के बारे में सबसे डरावनी बात थी। कुछ भी तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा है। तुम रेत में बहुत ज्यादा धंस गए हो। धीरज रखो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। अमन ने अपनी गति बनाए रखी और उस आदमी की मदद करने के लिए यू टर्न लिया। मैं यह करूंगा, आदर्श ने कहा। यदि वे तब तक इंतजार करते जब तक अमन अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करता, यू टर्न नहीं ले लेता, तो तब तक हंटर का सिर रेत के नीचे जा चुका होता। टेलीकिनेसिस। आदर्श ने अपना ध्यान केंद्रित किया। चांदी की ऊर्जा से हंटर के ऊपरी शरीर को जकड़ने वाले एक विशाल पंजे में बदल गया। उठो। आदर्श ने अपनी इच्छा शक्ति से उस आदमी को रेत से बाहर खींच लिया। हालांकि उसे तुरंत कुछ प्रतिरोध महसूस हुआ, जिससे वह अपने पहले प्रयास में हंटर को बाहर नहीं खींच पाया। यह एक बेहद बड़ा झटका था। सिचोंग रेत में सिर्फ आधा ही धंसा था, लेकिन उसे जकड़ने वाली रेत की ताकत 100 डीमन प्राणियों की संयुक्त ताकत के बराबर थी।
जो उसे मजबूती से जकड़े हुए थे। आदर्श ने शुरू में सोचा कि वह अपनी टेलीकिनेसिस से उस आदमी को रेत से आसानी से बाहर खींच सकता है, लेकिन वह असफल रहा। आदर्श ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। दर्द हो रहा है। हंटर सिचोंग अचानक दर्द से चिल्लाया। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह गंभीर था। फौजी, रेत के बिखेरने का कोई रास्ता खोजो। आदर्श ने गंभीर नजर से समीर पर चिल्लाया। समीर को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसने हवा का एक झोंका बुलाया जो उसे हवा में उड़ा ले गया। फिर उसने रेत के बल का विरोध करने के लिए रॉक डीमन की आइस का इस्तेमाल किया। समीर को रेत कितनी भयानक थी, इसका एहसास एडवांस अर्थ फील्ड डालने के बाद ही हुआ। आखिरकार उसे समझ में आया कि रेत को आदमखोर रेत क्यों कहा जाता है। ऐसा लग रहा था कि रेत का हर कण जीवित है। वे भूखे जानवरों की तरह रेत में धंसी किसी भी चीज के चारों ओर तेजी से इकट्ठा हो गया और उसे असाधारण ताकत से पकड़ लिया। आदमखोर रेत सिचोंग को नीचे खींच रही थी, जबकि आदर्श उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। आदर्श ने ज्यादा ताकत लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे सिचोंग दो टुकड़ों में फट सकता था। आदमखोर रेत से निपटना जितना उसने पहले सोचा था उससे कहीं ज्यादा भयानक था। जब समीर ने रॉक डीमन की आइस से आदमखोर को रेत को भगाया तो आदर्श ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और सिचोंग को रेत से बाहर खींच लिया। दरार सिचोंग को रेत से बाहर खींचते ही सभी ने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। वह आदमी तुरंत बेहोश हो गया। यह टीम शॉक थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि साधारण दिखने वाली रेत इतनी भयानक होगी। अगर आदर्श के पास स्पेस एलिमेंट नहीं होता तो उन्हें नहीं पता था कि वे सिचोंग को कैसे बाहर निकाल पाते। यह केवल कुछ अव्यवस्था है, वह ठीक है। आदमखोर रेत की ताकत 5 टन से ज्यादा है और जितना ज्यादा तुम डूबोगे बल उतना ही बढ़ता जाएगा। ध्यान रहे कि आप हर समय सतह के ऊपर है। अगर बल 10 टन से ज्यादा है तो भले ही मैं आपको बाहर खींचने की कोशिश करूं, यह आपके पूरे शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। आदर्श ने दूसरों से कहा। सभी ने देखा था कि उस समय क्या हुआ था, इसलिए उनमें से किसी ने भी आदर्श की बातों पर संदेह करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी ताकि वे रेत में धंसने से बच सके। हम अभी भी वहां तक नहीं पहुंचे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैरों का वजन 500 किलोग्राम के आसपास है। सूरज ने चौंकते हुए कहा। रेत में धंसने से बचने के लिए गति बनाए रखना भी सामान्य से कहीं ज्यादा सहन शक्ति की कीमत चुका रहा था। अगर वे कभी दौड़ना बंद नहीं करते तो टीम अंततः थक जाती। कुछ पहले से ही गति बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अब और हिल नहीं सकता। यीशु, जो अभी तक अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था, बोला। क्या हम अभी तक वहां नहीं पहुंचे? नेताजी, अमन का चेहरा उदास था। नक्शे के अनुसार नदी में अभी 5 घंटे की यात्रा बाकी थी। अगर कोई पहले से ही अपनी सीमा पर पहुंच गया तो टीम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगी। नदी बेहद चौड़ी नहीं थी। किनारे तक पहुंचने के लिए उन्हें केवल 2 किलोमीटर की यात्रा करनी थी। एकमात्र समस्या यह थी कि रेत की नदी के दोनों किनारों पर सैंडस्टॉर्म डीमन टिड्डे का कब्जा था, जो एक तरह का विनाशकारी डीमन प्राणी था। वे हमेशा हजारों की संख्या में दिखाई देते थे और वे फसलों या पौधों को नहीं बल्कि जीवित प्राणियों को खाते थे। इन डीमन टिड्डों से निपटना बेहद मुश्किल था। एक बार जब उन्हें अपना शिकार मिल जाता तो वे लगातार उसका पीछा करते। भले ही टीम में कोई दूसरा सुपर मैजिशियन हो, फिर भी वे अपने सदस्यों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ऐसे में नदी के किनारे से निकलना उनके लिए कोई विकल्प नहीं था। वे खुद को डीमन टिड्डों के खाने के रूप में पेश करते। वास्तव में सेना ने मुख्य रूप से डीमन टिड्डों पर नजर रखने के लिए तारिम बेसन में अपना बेस स्टेशन स्थापित किया था। डीमन टिड्डों का हर अटैक एक एस रैंक आपदा के रूप में पर्याप्त होता था। पिछले कुछ दशकों में डीमन टिड्डों ने पश्चिम के कई शहरों को मिटा दिया था। यह बेसिक रूप से पृथ्वी पर नर्क था, क्योंकि जब डीमन टिड्डे हवा के झोंके की तरह गुजरे तो एक भी इंसान, मवेशी, पौधा, यहाँ तक कि इमारत नहीं बची। डीमन टिड्डों के झुंड ने एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। घुमावदार रेतीली नदी ही इससे होकर गुजरने का एकमात्र रास्ता थी, लेकिन यह पता चला कि टीम ने इसे पार करने की कठिनाई को कम करके आंका था।
हार्दिक ने कहा, अगर हम चलते रहे तो हम सब मर जाएंगे। हमें अब किनारे पर जाना होगा। आदर्श और समीर जैसे सभी खिलाड़ियों में असाधारण सहन शक्ति नहीं थी। रेणु और स्मायरा भी बराबरी करने के लिए संघर्ष कर रही थी। आदर्श चुटकी को अपनी बाहों में उठाए हुए था, जबकि स्मायरा और रेणु को अपनी पीठ पर उठाए हुए था। वह बैल की तरह मजबूत था, मुख्य रूप से उसके डीमन एलिमेंट की निष्क्रिय क्षमताओं के कारण। हालांकि कुछ बूढ़े हंटर पहले से ही अपनी सीमा पर थे। नक्श ने कहा, क्या हमें किनारे पर ही चले जाना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम चलते रहे तो हम रेत में डूब जाएंगे। किनारे पर जाना और भी बुरा है। जैसे ही हम किनारे पर अपना पैर रखेंगे, डेमन टिड्डे तुरंत हमारी उपस्थिति को नोटिस करेंगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम सचमुच यहाँ अपनी मौत का इंतजार करेंगे? किसी ने अधीरता से चिल्लाकर कहा। हम डीमन टिड्डों को भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। चलो बारी बारी से रास्ता बनाते हैं। अपनी ऊर्जा को और अधिक बचाए रखने का कोई फायदा नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता जीवित बच निकलना है। मैं रास्ता बनाने के लिए अपने आइस एलिमेंट और प्लांट एलिमेंट का उपयोग करूंगी और सभी को गति देने के लिए विंड एलिमेंट का उपयोग करूंगी, स्मायरा ने कहा। बाकी लोगों ने अमन की ओर देखा। अगर वे यहाँ अपना मैजिक इस्तेमाल करते तो इसका मतलब था कि वे अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उनके गंतव्यों पर उनके लिए एक बेहद बड़ी लड़ाई इंतजार कर रही होगी। अगर वे पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देंगे तो वे कैसे लड़ सकते थे? हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है, आइस, अर्थ और विंड। प्लांट एलिमेंट वाले लोग रास्ता बनाएंगे और विंड एलिमेंट वाले लोग हमारी गति बढ़ाएंगे। जल्दी करो, अब धीमा मत पड़ना, अपनी गति बढ़ाओ, अमन ने कहा। सुमायरा ने आइस पिल पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल आगे बढ़े और आगे बर्फ का पुल बना दिया। अमन ने आगे बढ़कर पुल के साथ साथ दौड़ लगाई। चलो चले। हंटरों ने आह भरी, लेकिन उनके पास अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड, टाइटल, रेत का तूफान, डीमन टिड्डिया। नदी तल में रेत पर रास्ता बनाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि टीम को अभी भी अंत तक पहुंचने में काफी समय लगेगा। टीम के 10 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद समायरा की ऊर्जा कम हो रही थी। उसने इसके बजाय अपने प्लांट एलिमेंट पर स्विच किया, क्योंकि प्लांट एलिमेंट का उपयोग करने से ऊर्जा की खपत आइस एलिमेंट की तुलना में कम थी। अगर वह अपने सामने रास्ता बनाने के लिए उन्हें प्लांट का उपयोग करती रही तो उसे नए पौधों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि वह केवल 20 किलोमीटर तक ही टिक सकी। उसके बाद समायरा के प्लांट एलिमेंट की ऊर्जा भी समाप्त होगी। अब टीम के अन्य सदस्य की बारी थी रास्ता बनाने की। उसके पास अर्थ एलिमेंट और आइस एलिमेंट था। उसके पास स्मायरा जितनी ऊर्जा नहीं थी। वह केवल 20 किलोमीटर तक ही से भी कम टिक पाया। स्मायरा और अन्य हंटर दोनों ने टीम को 50 किलोमीटर की यात्रा कराने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी घुमावदार रेतीली नदी में उसी स्थान पर हैं। बाकी लोगों ने बारी बारी से अपना रास्ता बनाया, लेकिन जब सभी ने अर्थ एलिमेंट, आइस एलिमेंट और प्लांट एलिमेंट की अपनी ऊर्जा खत्म कर दी, तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी और बाकी है। चलो अन्य एलिमेंटों की ऊर्जा को परिवर्तित करें। यह हमारे पास एक मात्र विकल्प है। मेरे पास एक ऊर्जा रूपांतरण ब्रेसलेट है। यह उतना प्रभावी नहीं है, लेकिन यह कुछ ना होने से बेहतर है, अमन ने कहा। अगर हम अपनी ऊर्जा को उनके विंड एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और प्लांट एलिमेंट की ऊर्जा में बदल दें तो रूपांतरण दर केवल 30% के आसपास होगी। जब हम बाद में अंत तक पहुंचेंगे तो हम खुद को कैसे बचाएंगे नेताजी? यह बेहद जोखिम भरा है। हार्दिक ने सुझाव से पूरी तरह असहमति जताई। हमें पहले अपने सामने मौजूद स्थिति से पार पाना होगा, अन्यथा हम अंत तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, अमन ने जवाब दिया। अन्य लोगों ने अमन के कंगन की सहायता से अपनी ऊर्जा को भरना शुरू कर दिया। जैसे उस ऊर्जा को स्मायरा, टीम के अन्य हंटर, समीर और अन्य लोगों को उपयुक्त एलिमेंटों के साथ परिवर्तित कर दिया ताकि आगे का मार्ग तैयार किया जा सके। ऊर्जा दर केवल 30% थी, जिसका अर्थ था कि टीम की ऊर्जा की खपत की दर 3 गुनी हो गई थी। टीम के अधिकांश लोगों की 2 एलिमेंट्स के लिए ऊर्जा जल्द ही समाप्त हो गई। 2 एलिमेंटों के लिए ऊर्जा खोना मूल रूप से उनके हाथ खोने के समान था। वे इस रेगिस्तान में पूरी तरह से सुरक्षा की भावना खो चुके थे, जो खतरे से भरा हुआ था।
भले ही वे अब रेत की नदी का अंत देख सकते थे, लेकिन उनमें से कोई भी राहत महसूस नहीं कर रहा था। मैजिशियन की ऊर्जा की वसूली की दर अविश्वसनीय रूप से धीमी थी। हंटर आमतौर पर अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के रूप में मानते थे, लेकिन उन्होंने रेत की नदी का अनुसरण करने के लिए पहले ही इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी। रिले स्टेशन पहुंचने के बाद हम आराम कर पाएंगे, सभी लोग खुश हो जाए। रेत की नदी वाकई हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा डरावनी है, अमन ने टीम के सदस्यों को दिलासा देते हुए कहा। आदर्श टीम में एक लड़ाकू मैजिशियन था, इसलिए उसने अपनी ऊर्जा दूसरों पर स्थानांतरित नहीं की। टीम में पूरी ऊर्जा वाले केवल 4 लोग थे, आदर्श, हार्दिक, अमन और टीम का एक हंटर। अभी भी इस क्षेत्र में डीमन टिड्डे हैं, चलो जल्दी से यहाँ से चले, अमन ने उनसे कहा। हमें 1 किलोमीटर के बाद डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा हम गलती से भीड़ में फंस सकते हैं। इस क्षेत्र में 3 भीड़ है, नक्श ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब इस डिवाइस का इस्तेमाल करना आत्महत्या है। यह आसपास के डीमन प्राणियों को आकर्षित करने वाला है, हम उन्हें रोक नहीं सकते। तनिष्क ने असहमति जताई। अंधाधुंध आगे बढ़ना या यहीं रहना हमें भी मार डालेगा। हमें जोखिम उठाना होगा और 1 घंटे 10 मिनट तक अपनी जगह पर डटे रहना होगा, कम से कम इससे हम आगे बढ़ सकेंगे। नक्श ने झट से जवाब दिया। कैप्टन, पूरी टीम रेत की नदी से बाहर निकलने में ही थक गई है, अब डिवाइस सेट करना आत्महत्या के समान है, हंटर ने कहा। अमन ने भौहें सिकोड़ ली, वो अपना मन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर अब लड़ाई शुरू हो जाती तो यह बेहद खतरनाक होता। टीम में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ऊर्जा थी। अगर वे कमांडर लेवल के जीवों या डीमन जीवों के झुंड को परेशान कर देते तो वे खत्म हो जाते। उन्होंने दूर से चीखने की आवाज सुनी और हवा अचानक तेज हो गई। आदर्श ने हवा की दिशा में देखा और देखा कि साफ नीला आसमान धूल के पीले बादल से ढका हुआ था। उसे लगा कि पहली नजर में धूल का बादल अभी था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि यह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। रेतीला तूफान! रेणु को धूल के बादल को देखकर बेचैनी महसूस हुई। उसे अचेतन रूप से रेतीले तूफान की प्रतिशोधी आत्मा याद आ गई, जिसका सामना टीम ने पहले किया था। वह भयावह आकृति जो रेतीले तूफान के टॉप पर अकड़कर खड़ी थी। नहीं, कुछ और बुरा, चुटकी ने अपना सिर हिलाया। अमन की आंखें चौड़ी होगी, उसका चेहरा धीरे धीरे डर से भर गया। ये रेत के तूफान के डीमन टिड्डे हैं। हे भगवान, क्या हम पहले ही उनका क्षेत्र नहीं छोड़ चुके हैं? डीमन टिड्डे बेहद आक्रामक होते हैं। वे कभी कभी आसपास के इलाकों पर अटैक कर देते हैं, भले ही वे सीधे हमारी ओर नहीं बढ़ रहे हो, लेकिन अगर हम यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे, आदर्श ने कहा। डीमन टिड्डे कलाम रेगिस्तान में सबसे भयावह अस्तित्व थे, जिसके बारे में लोग जानते थे। वे रेत के तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल जाते थे, फिर भी तुलना में रेत के तूफान को वास्तव में एक दयालु आत्मा माना जाता था। डीमन टिड्डे द्वारा किसी स्थान पर अटैक किए जाने के बाद ली गई तस्वीरें बेहद डरावनी थी। पूरी जगह बंजर हो जाती थी, 500 किलोमीटर तक कंकाल बिखरे हुए थे। हमें आगे बढ़ना है। अमन को कोई विकल्प चुनने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुरंत आदेश दिया। सदस्यों ने तुरंत बहस करना बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगे। धूल के बादल की तरह उनकी ओर बढ़ते डीमन जीव कुछ ऐसे थे जिन्हें उनका मैजिक नहीं संभाल सकता था। यहां पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे। समीर ने आकाश की ओर देखा और मोटे तौर पर डीमन टिड्डों की गति का अनुमान लगाया। नक्श ने कहा, इसका मतलब है कि हमारे पास क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अभी भी पर्याप्त समय है। अरे यार, मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी। अगर मैं जिंदा वापस आ गया तो मैं जिंदगी भर इस पर गर्व कर सकता हूं। टीम में से हार्दिक ने कोसा, वो खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ऐसा लगता है कि 10 में से केवल एक ही जीवित बच पाएगा। मुझे यहाँ आने के अपने फैसले पर पछतावा होने लगा है। अज्ञात खतरों से भरा रेगिस्तान टीम की सोच से कहीं ज्यादा डरावना था। रेगिस्तान में कदम रखते ही उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि अगर वे ज्यादा लापरवाह रहे तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करें? किसी भी तरह मेरी ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है, टीम के उस हंटर ने कहा जिसने नदी पार करने में मदद की थी। हाँ, हमने भी ऐसा ही किया। बताइए, अगर डीमन टिड्डे आ रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आसपास के डीमन जीव हमें परेशान नहीं करेंगे? टीम में से किसी ने धीमी आवाज में पूछा। टीम के बाकी सदस्यों की आंखें चमक उठी।
यह बात समझ में आ गई और क्या डीमन टीडे अन्य डीमन प्राणियों को नहीं भगाएंगे। मूल रूप से आदर्श ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, टीम पर ठंडे पानी की एक बाल्टी डालते हुए कहा, डीमन जीव डीमन टिड्डे के क्षेत्रों के करीब रहते हैं क्योंकि या तो डीमन टिड्डे उनमें रुचि नहीं रखते हैं क्योंकि वे खाने में बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, या फिर राक्षस जीव वास्तव में डीमन टिड्डे से डरते नहीं हैं, इसलिए मुझे डर है कि हम भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जब से हम रेगिस्तान में आए हैं तब से आपने कुछ नहीं किया है। आप अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए भी तैयार नहीं थे। मनीष ने झपट्टा मारा। मनीष, ऐसा मत कहो। अगर उसके पास स्पेस एलिमेंट नहीं होता तो सिचोंग रेत में ही मर जाता। हार्दिक ने हस्तक्षेप किया। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो स्पेस एलिमेंट को जगाने के लिए काफी भाग्यशाली था, लेकिन यह एक बेकार एलिमेंट निकला। यह केवल एक लड़ाई में सहायक एलिमेंट है, मनीष ने कहा। जब मनीष बोल रहा था तो टीम में मौजूद एक दुबले पतले आदमी का चेहरा अजीब सा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने वास्तव में इसमें महारत हासिल नहीं की है। मैंने सीखा है कि अगर मैं स्पेस एलिमेंट में सुधार करना चाहता हूं तो मुझे अपनी मानसिक शक्ति में सुधार करना होगा। मुझे लगता है मुझे बस इसके साथ खुद को परिचित करने की जरूरत है, आदमी ने नरम आवाज में कहा। मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं आप जैसे व्यक्ति ने स्पेस एलिमेंट को क्यों अवेक किया, मनीष ने कहा। खैर, मुझे भी पता नहीं है, मुझे तो थोड़ा अफसोस हो रहा है, आदमी ने जवाब दिया। उस व्यक्ति ने अपने थर्ड एलिमेंट के रूप में स्पेस एलिमेंट को अवेक किया था। स्पेस एलिमेंट आमतौर पर तभी अवेक होता है जब कोई व्यक्ति एडवांस लेवल पर पहुंच जाता है। यह दुर्लभ और रहस्यमय था। जब बाओ ने पहली बार स्पेस एलिमेंट को अवेक किया तो उसे लगा कि वह आगे बढ़कर अपने साथियों से आगे निकल जाएगा। गोल्डन बैटल हंटर्स को भी उससे बेहद उम्मीद थी। उसे आश्चर्य हुआ कि स्पेस एलिमेंट को मास्टर करना बेहद कठिन था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह अन्य एलिमेंटों की तुलना में बेहद कमजोर था, चाहे वह टेलीकिनेसिस हो या स्पेस तरंग। बाओ अभी भी स्पेस एलिमेंट के एडवांस लेवल को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि उसे विश्वास था कि ब्लिंक निश्चित रूप से काम आएगा। यह पता चला है कि यह मनीष सिर्फ आपसे ही ईर्ष्या नहीं कर रहा है बल्कि हर किसी से, रेणु ने आदर्श के कान में फुसफुसाया। आदर्श ने सहमति जताते हुए कहा, वास्तव में ऐसा लगता है वह नहीं चाहता कि दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो। तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? मैंने तुम्हें राष्ट्र टीम में इतना क्षमाशील कभी नहीं देखा, रेणु ने असमंजस में पूछा। यह पहली बार नहीं था जब मनीष ने आदर्श पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, फिर भी आदर्श को इससे कोई परेशानी नहीं हुई। रेणु वास्तव में इससे काफी हैरान थी। इस बार ऐसा नहीं है, हम एक ही नाव पर सवार टिड्डों की तरह है। अभी आपसे लड़ाई सही नहीं है, आदर्श ने कहा। वह केवल लिटिल फ्लेम बेले को पुनर्जीवित करने आया था। वह इस समय पूरी तरह से केंद्रित था और अपना समय कहीं और बर्बाद करने के लिए बेहद आलसी था। इसके अलावा अमन ने टीम में शामिल होने से पहले आदर्श को मनीष के व्यक्तित्व के बारे में बताया था। यह एक ही रस्सी से बंधे हुए टिड्डे होने चाहिए, रेणु ने उसे सही किया। लानत है, अब निश्चित रूप से टिड्डों का जिक्र करने का समय नहीं है। रेणु ने तुरंत दूरी पर धूल के पीले बादल पर नजर डाली और कांप उठी। नक्श ने रेत में डिवाइस लगा दी थी। टीम फिलहाल 3 पहाड़ियों से घिरी घाटी में थी। कोई भी डीमन प्राणी घाटी के प्रवेश द्वार से आने वाला था। अगर वे पहाड़ियों से नीचे आते तो उन्हें पार करने में कुछ समय लगता, जिससे टीम को उन्हें संभालने के लिए ज्यादा समय मिल जाता। मैं डिवाइस चालू कर रहा हूँ, नक्श ने सबको चेतावनी दी। टीम ने तुरंत युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। उपकरण के काम करना शुरू करते ही राक्षस जीव प्रकट हो जाते। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।